I invite our chairman and chancellor and the patron of this international conference to deliver his address. A big round of applause for our chairman and chancellor, Professor Dr. Balveer S. Tomar, sir. Good afternoon to everybody. Well, यहाँ पे सबसे पहले मैं जो हमारे इस फार्मेसी के महारथी लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सब में, जैसा कि अभी आपने गुप्ता साहब ने कहा कि आप जो बैठे हैं हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल विभिन्न प्रांत से आए हुए, और आपने उसी तरीके से अपने यंग साथी जो आपसे थोड़े बड़े होंगे या बराबर के हैं, यहाँ आज मंच पे बैठे हैं। हमारे मुख्य अतिथि हैं मंचू कुमार पटेल जी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल के यहाँ आप सबको आकर के उत्साहित किया और अभी अपने भाषण से आपको प्रेरित करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा अभी आपने डॉक्टर वाई.के. गुप्ता साहब का एक बड़ा ही रोचक, आपका एक प्रेरित भाषण दिया, और आपने कहाँ से आए, कैसे आए, जो आपको एक वाक्य सुनाया वो मुझे भी याद आ गया हमेशा के लिए। और आपने जो सारी बातें बताई, इसके पहले अतुल नासा साहब ने जो बताया अपना कर्मठ कि कैसे इन्होंने कोरोना के पीरियड में देश को बचाने के लिए अपनी जान की रिस्क भी गंवाई, और साथ में हमारे अजय पाठक साहब जो हमारे प्रांत के ट्रक कंट्रोलर चीफ हैं, उनको मैं बहुत भलीभांति से जानता हूं। उनकी जो कार्यशैली है वो हमारे प्रांत में कैसे दवाइयां मिलें, कैसे ड्रग कंट्रोल ठीक से हो, कैसे डिजिटलाइजेशन हो, जो कुछ कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजेश यादव जी ने जो कहा, जो वक्तव्य दिए, उनसे हम सबको बहुत प्रेरणा मिली, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर वी कलेश सेल्वम का बहुत ही एक प्रेरणादायक ज्ञानवर्धन हमें चीज़ें बताई, वो भी एक हमारी तरफ से स्वागत करता हूं। श्री नवीन सांघी जी, रजिस्ट्रार ऑफ द फार्मेसी काउंसिल, आई रिस्पेक्ट, आई ऑनर हिम आल्सो। अरुण गर्ग साहब हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, महान विद्वान हैं, जैसा कि आपने सुना, वो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। एंड डॉक्टर रविंद्र पाल सिंह जो हमारे फार्मेसी काउंसिल के प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा आज हमारे यहाँ के डीन, प्रोफेसर्स, सारे लोग, हमारे मैनेजमेंट के लोग, डॉक्टर दीपक नाथिया खास तौर से जो कि इसके प्रेरक हैं, और मेरे देश विदेश से आए, सभी प्रांतों से आए, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों, मैं आप सब लोगों का यहाँ पे तहो दिल से स्वागत करता हूँ। अभी एक प्रेरणा देने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा मेरे छोटे प्यारे बच्चों से कि हमें मंटू पटेल साहब से सीखना है, और उसके बाद कुछ और बातें बताऊंगा। तो सीखने के लिए आप सबसे पहले ऐसा करें, जितने के लोग यहाँ एक से एक ज्ञानी विज्ञान के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे यंग आदमी जो हमारे पास हैं, जो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और यंग हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि सारे लोग खड़े होकर एक बार हमारे यंग प्रेसिडेंट का सब लोग खड़े हो जाएं और ताली बजा के दिल से स्वागत करें। मंटू जी, देखिए, अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा था कि जितनी तालियां बजती हैं, हमारे आदरणीय परम पूज्य और जो गाइड करने वाले, देश को संभालने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा कि जब हमारे लिए इतनी तालियां बजती हैं तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ मेरे प्यारे 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 बच्चों, आपने मंटू पटेल साहब की धड़कनें बढ़ा दी। अब सोचेंगे मुझे इस फार्मेसी काउंसिल में ऐसा कुछ करना है कि जिससे कि जो अभी भी किया है इन्होंने, ऐसा मुझे बताया कि फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होंगे, रजिस्ट्रार की पोस्ट पे, डिफिन पदाधिकारी की पोस्ट पे, बड़ा अच्छा काम था। लेकिन और ऐसी बातें करेंगे जिससे कि फार्मेसी काउंसिल एक उदाहरण के तौर पे काम करेगी और अपना जब तक पद संभालते रहेंगे, मैं समझता हूँ लंबे समय तक संभालें और देश की फार्मेसी को बहुत आगे बढ़ाएं। देखो, आज जैसा कि मुझे ज्ञात है, हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि रिसर्च हो और हम इस दुनिया को अच्छी चीज़ों से ठीक करें, बीमारियों से बचाएं। हमारा मेन रिसर्च है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत पुरानी बात है, मैं आप लोगों से उम्र में बहुत बड़ा हूँ। आपने अगर शायद कहानियों में सुना होगा कि अस्पतालों में एक कोने में या ख़ास तौर से ठंडी जगहों में टीबी सैनिटोरियम बनाए जाते थे। यानी जिसको टीबी हो जाती थी वो परिवार उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करता था और अस्पताल में उसके कोने में एक दो कोठरियाँ बनाई जाती थी जहाँ उसको रख दिया जाता था। ज़्यादा पैसे वाला हुआ तो टीबी सैनिटोरियम हुआ करते थे ठंडी जगहों के अंदर, वहाँ उसको छोड़ाते थे कि भाई खाना पीना दे रहे हैं, जितना समय रहे आप रहो, क्योंकि उसको सबको पता था कि मृत्यु तो होनी ही होनी है इनकी। वो जमाना हमने उसका अंत देखा है। हमारे समय में स्ट्रेप्टोमाइसिन का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई थी, तो वो ज़माना धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लेकिन हमने देखा था, आज भी आप देखेंगे जो पुराने अस्पताल हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं, उनमें टीबी सैनिटोरियम के नाम से अच्छे अच्छे नर्सिंग होम होते थे। लेकिन आज आप बच्चों, आप क्या सोच सकते हो कि टीबी से किसी की मौत होगी? नहीं हो सकती। क्यों? ये फार्मेसी की बदौलत आपने नई नई दवाइयाँ खोजी और इसलिए आज टीबी क्योरेबल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से शुरुआत वहाँ से हुई, वो सैनिटोरियम खाली हो गए। मैं एक दो बार एक जगह गया, देश में गया कि कुछ, मैंने कहा कि अस्पताल खरीदे जाएं, तो बहुत जगह मुझे ऐसे चीज़ें देखी, अस्पताल बंद पड़े हैं। मैं देखने गया तो क्या था, वो थे टीबी सैनिटोरियम, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, मतलब इतने लोग मरते थे, आप सोच सकते हैं। तो सारा श्रेय किसको जाता है? आप फार्मासिस्ट को जाता है। आपने रिसर्च करी और मैं आपको और उदाहरण दूं, जब मैं पीडियाट्रिक्स MBBS करके MD करी, तो MD में मैंने सब्जेक्ट लिया पीडियाट्रिक्स। मैं हाउस जॉब करता था और हमारे यहाँ उसमें MD पीडियाट्रिक्स की एक सीट होती थी। आई वॉज सिंगल हाउस सर्जन। और उस ज़माने में, ये जब की बात है, ये मेरा 72 में मैं एडमिट हुआ MD पीडियाट्रिक्स करने के लिए। उस समय रोज़ एडमिशन होते थे हमारे पास 60 से 70। और क्या होते थे वो? सिर्फ डायरिया, डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन और टीबी मेनिंजाइटिस बच्चों में। तो सुबह सुबह क्या होता था कि हमारे लाइन लगती थी कि साहब आज हमको 40 लंबर पंचर करने हैं। उसके दो कारण होते थे, जो टेंशन बढ़ता है टीबी मेनिंजाइटिस में ब्रेन के अंदर, तो बच्चों को आते थे कन्वल्शंस, तो उसका हम CSF निकाल दिया करते थे। यानी हमारा पहला काम था, सुबह 8 बजे आए, राउंड बाद में है, पहले हमको 40 बच्चों में लंबर पंचर करना है कि उसको प्रेशर कम करना है ब्रेन का। जो तब दवाई नहीं थी, वो बाद में मैनिटॉल, डाइमॉक्स, कई चीज़ आई, उससे वो कम होना शुरू हुआ। और डिहाइड्रेशन और डायरिया, बिल्कुल बच्चे कोलैप्स आते थे। देखिए, आप फार्मासिस्ट ने क्या किया, ओरल रिहाइड्रेशन बना दिया। उससे ओरल रिहाइड्रेशन से क्या, उस सोल्यूशन से आज बच्चे को पिलाना शुरू करते हैं तो डायरिया से किसी की मौत नहीं होती। देखिए क्या क्रेडिबिलिटी है। आप जो फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने देश में कितनी जागृति लाई और बिल्कुल ही दुनिया बदल दी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आज फार्मासिस्ट के बदौलत ही
हम आज इस दुनिया में बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा करके स्वस्थ जी रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले कैंसर को मानते थे कैंसर हो गया तो मृत्यु हुई, लेकिन अब आप ही मानते हो, आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है कि बहुत से कैंसर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो क्योरेबल हैं। वो भी दवाइयाँ आपने निकाली, इम्यूनोथेरेपी जो आजकल नहीं चल रही आपने निकाली, इससे आज कैंसर काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हो गया है। तो मैं आप सबको इसका भी योगदान देता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ ऐसा करो। तो ये मैंने उदाहरण दिए हैं कि फार्मेसी ने इस दुनिया को बदला और हमको स्वस्थ रहने के लिए एक सहारा दिया, एक स्वस्थ विश्व दिया हमको रहने के लिए। तो सारा श्रेय इस फार्मेसी को है। तो आप उसके एक एक मोती को वो चमत्कार करना है, जो चीज़ें आज और रह गई हैं जिसको हम कहते हैं डेडेबल हैं, उसको भी आप क्योरेबल बना दो। ये मेरी आपसे एक आशीर्वाद है और मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। मैं आपको प्रेरणा देता हूं। देखो, अभी बताया था हमारे पुराने वक्ताओं ने कि सभी सपने देखते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, जो मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है, कि जब भी आप फालतू बैठो तो दिन में सपने देखो या दिन भर सपने देखते रहो। जब तक आप सपने नहीं देखोगे दुनिया में बड़े इंसान नहीं बनोगे। तो आज से सारे बच्चे जितने लोग बैठे हैं सपने देखेंगे कि आपको करना क्या है, और उस सपने आपके सफल होंगे, आपको वादा दिलाता हूं। रात के सपने तो सब भूल जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, दिन के सपने कोई नहीं भूलता। तो आप लोग सपना भूलना मत और उसको पाने के लिए लगन से करना कि मुझे ये बीमारी ठीक करनी है, मुझे ये बीमारी ठीक करनी है, मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, मुझे नोबेल पुरस्कार लेना है। जब ही होता है जब आप एक लगन से सपने देखें और उसको क्रियाशील करें। तो ये सब आज सब प्रण करेंगे। हर बच्चा, हर आदमी जो बैठा है सपने देखेगा और बहुत बड़ा इंसान बनेगा, चाहे रिसर्च करेगा या विश्व में बड़ा इंसान बनेगा। वादा करते हो आप लोग? अब एक आपको मैं दूसरी बात बताऊंगा कि आपको एक तरफ तो इतना बड़ा आपका रोल है कि आपने विश्व को स्वस्थ बना दिया। हम जैसे लोगों को, जितने लोग बैठे हैं, सबको बहुत सी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज नई दवाइयाँ आप निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, हम स्वस्थ होते जाते हैं, दुनिया स्वस्थ होती जाती है। लेकिन आपका और कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं चाहूँगा अपने मोन्टू भाई से इस पर ध्यान देने के लिए। मैं MD पीडियाट्रिक्स करने के बाद 1975, आपका जन्म नहीं हुआ होगा, मैं उस समय न तो ईमेल्स थी, चिट्ठियाँ जाया करती थी, टेली प्रिंटर हुआ करते थे, वो भी टेलीफोन भी बुक करके 3-3 दिन लगते थे। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हार्वर्ड में फेलोशिप मिली और मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में फेलोशिप करने के लिए हार्वर्ड चला गया। पहले बार 2 दिन के बाद जब मैं ऑन हुआ, ड्यूटी पे गया, मैं अपने प्रोफेसर के साथ राउंड ले रहा था। आई वॉज जूनियर मोस्ट पर्सन, MD पीडियाट्रिक करके गया हुआ था। जब प्रोफेसर ने राउंड लिया, हम नोट ले रहे थे हम लोग। उसके बाद जब राउंड में चले गए तो हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हाउस सर्जन का काम क्या होता है कि वो जो लिखवा दिया प्रोफेसर ने उसको हमें एक्टिवेट करना होता है, कार्यान्वित करना होता है। जैसे ही प्रोफेसर गया, हम बड़े उत्साहित थे, हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर हमारे बड़े टॉप के थे। हमने तुरंत नर्स से कहा कि मैं तुरंत इसको भी दवाइयाँ लिखी हैं, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैं लगाऊंगा, ये करता हूँ। तो उसने मेरी उत्साह देख के कहा, मेरा उस दिन फर्स्ट डे था हार्वर्ड में क्लिनिकल राउंड के अंदर, उसने कहा बैठो 5 मिनट, प्लीज सिट। मैंने क्यों? वेट, अभी दूसरे प्रोफेसर आएंगे, उसके बाद परमिट करेंगे, तब आप ये देना, तब मैं दूंगी आपके साथ। और बच्चों, जानते हो कौन थे? वो थे फार्मासिस्ट। यानी विश्व में डॉक्टर की दवा लिखने के बाद
डॉक्टर अपने पर्चे को कार्यान्वित नहीं कर सकता डेवलप्ड कंट्रीज में, जब तक कि आप जो बैठे हैं फार्मासिस्ट, जो दवा के ज्ञाता हैं, उस पर्चे को पढ़ते हैं, डायग्नोसिस को मैच करते हैं और उसमें क्या क्या बीमारियां और हैं साथ में मैच करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये दवा देनी है कि नहीं देनी, किस डोज में देनी है वो लिख के जाते हैं। वो जब उस पर साइन कर जाते हैं, ग्रीन पेन चलती थी, ग्रीन पेन से तब हम परमिट होते थे, तब नर्स परमिट होती थी कि दवा दीजिए। तो मेरे बच्चों, मंटू पटेल साहब से बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये स्कीम यहाँ भी लागू की जाए कि देखिए हम डॉक्टर हैं, हम बीमारी के बारे में जानते हैं, बीमारी कैसे होती है हम जानते हैं, दवाई के बारे में हम बहुत जानते हैं, हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप जानते हो कि उसमें हम भी हैं, मैं भी जब राउंड लेता हूँ कि देखता हूँ मरीजों को, एक साथ 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ। आम आदत है लिखने की डॉक्टरों की, ऐसी दवाएं लिख देते हैं, मान लीजिए हर एक को लिख दिया ओम्पेराजोल, कुछ भी बी कॉम्प्लेक्स, एक काम है, कॉमन बात है, जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यंगस्टर से मैं कह रहा हूँ, मंटू साहब बैठे हुए हैं, ऐसा कोई प्रावधान होगा कि आप लोग आओगे और इस प्रथा पे ब्रेक लगाओगे कि यस यू आर अ डॉक्टर, यू हैव राइट टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, बट वी आर द चेकर, वी विल check your prescription so there will be not misuse of medicine, number 1, and number 2 there will be no complication or no bad interaction of the medicine। ये चीज़ आप लोग करेंगे, इसके लिए मंटू भाई साहब से कहता हूँ, और बड़े बड़े जो विद्वान बैठे हैं ये मैंने वहाँ सीखा, वहीं नहीं, हार्वर्ड के बाद जब मैं किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन गया पीडियाट्रिक लिवर में फेलोशिप करने के लिए 3 साल रहा, सेम प्रथा है। आज भी डॉक्टर लिख जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट हमसे ज़्यादा दवाई के बारे में जानता है, केमिकली हमसे ज़्यादा मॉलिक्यूल के बारे में जानता है, हम उतना नहीं जानते हैं, और वो इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा जानता है। तो ऐसा होना चाहिए कि फार्मासिस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेशेंट के ट्रीटमेंट में होना चाहिए डॉक्टर के बाद। इसके लिए मैं जो अधिकारी लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ शुरुआत करें कंट्री के अंदर जिससे कि दवाओं का मिसयूज़ कम हो और आप लोग जो हैं आगे बढ़ें और हम मरीज को ज़्यादा बेहतर ठीक कर सकें और दवाओं का दुरुपयोग से रोक सकें। ये तो हुई आपके अधिकार की बात। इसलिए आप जो बैठे हो, आप हमारे चेकर हो, डॉक्टरों के चेकर हो। तो मैं चाहूँगा जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आज से ये मान के जाएँ, दिमाग से लेके जाएँ, नहीं, हम डॉक्टर्स के चेकर हैं, हम उनकी प्रेस्क्रिप्शन को, वैलिडिटी को अपनी नॉलेज से क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और फिर अलाउ करेंगे, यस दिस मेडिसिन हैज टू गिवन टू पर्टिकुलर पेशेंट। अब जो 1-2 मिनट लेके मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दिन में सपने देखने वाली बात होती है, रिसर्च कहाँ से पैदा होती है। एक ज़माना था हमारे समय में जब इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, आपने तो अब लोग जो मेडिकल के डॉक्टर बैठे हैं उसका कहीं एक शॉर्ट नोट में, कहीं एक किताब में 1-2 पन्ने में आ जाता है। पहले इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस बीमारी हुआ करती थी, बड़ी वन ऑफ द कॉमन ड्रेडेड डिसीज थी, जिसको हो गई उसको मरना है, और फैमिलीज में खूब होती थी, सर्टेन कास्ट में होती थी। तो उस समय रिसर्च पर बहुत चल रही थी, मैंने भी उसमें सर्च करी और उन्होंने की, बहुतों ने की। अल्टीमेटली हमने पाया कि उसमें ब्लड में कॉपर ज़्यादा होता है, सीरम कॉपर ज़्यादा होता है, यानी जो अपनी आंतें हैं ज़्यादा कॉपर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो कॉपर जा कर के जमा होता है लीवर के अंदर। ये इसकी इचियोपैथोजेनेसिस थी, यानी कॉपर लीवर में जमा हुआ एंड कॉपर ट्रैगर करता है फाइब्रोसिस, तो सिरोटिक लीवर बन गया। उसके बाद डेथ, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। ऐसे ही मैं सोच रहा था, ट्रीटमेंट दे रहा था, कुछ था तो नहीं, मर गया तो वही जो पैलेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एसआरटीज हो गई थी, पंचर निकाल दिया, सिरोटिक हो गया, धीरे धीरे ट्रीटमेंट करते बाद में कॉमा में गया, डेथ होती थी।
ऐसे ही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, SMS मेडिकल कॉलेज की बात है, उस समय मैं यहाँ पे ज्वाइन कर चुका था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक बार बात आई कि यार ये बताओ, जब इसके अंदर कॉपर जमा हो रहा है तो जमा क्यों हो रहा है और सर्टेन में ही क्यों होती है? तो अल्टीमेटली ये कईयों ने प्रूफ किया, हमने ही प्रूफ किया कि सम जेनेटिक डिफेक्ट था नंबर 1, जो कि कॉपर को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता था इंटेस्टाइन से, राइट। और कॉपर कहाँ से आता था? उस ज़माने में आपने पीतल के बर्तन आज देखे नहीं आजकल, उस ज़माने में जो पुराने लोग बैठे हैं, पीतल के बर्तन में कढ़ाई होती थी, उसमें दूध गर्म होता था, मतलब स्टील का युग नहीं था उस समय। तो पीतल कंटेन्स लॉट ऑफ कॉपर, तो कॉपर से वो दूध में बच्चा पीता था, क्योंकि इसमें बीमारी में एक खास बात थी, जो बच्चा माँ का दूध पीता था उसको नहीं होती थी, जो टॉप फीडिंग पे था उसको होती थी। तो हमने एनालिसिस किया कि कॉपर यहाँ से आ रहा है, ब्लड में जा रहा है, जेनेटिक डिफेक्ट है, इंटेस्टाइन ज़्यादा कॉपर अब्जॉर्ब कर रही है, तो वहाँ तक तो हम रोक नहीं पाए। हमने व्याख्यान दिए कि भाई पीतल में मत रखो, मत उबालो, दूध अपना पिलाओ, माँ से बोला, वहाँ तक तो हमने किया। लेकिन एक समाज में इस चीज़ को पूरा फैला नहीं सकते। तब हमारा दिमाग गया कि हम कर क्या सकते हैं कि सीरम में कॉपर बढ़ गया है, चलो जेनेटिक तो हम इंटेस्टाइन को ठीक नहीं कर सकते, उस समय इतनी चीज़ें नहीं थी। तो मैंने कहा कि हम कॉपर को निकाल क्यों नहीं दें ब्लड में से, और जमा करने में लीवर में कॉपर को हम जमा नहीं होने दें। तो उस ज़माने के अंदर आज भी विदेशों में डिसीज़ होती है, उसका नाम होता है विल्सन डिसीज़। उसमें भी सेम होता है कि कॉपर बॉडी में ज़्यादा होता है और वो ब्रेन में जमा होता है, लीवर में जमा होता है, अल्टीमेटली वो कॉपर टॉक्सिसिटी से आदमी मर जाता है। तो किसी ने टेस्ट नहीं किया था, ये रिसर्च नहीं की। हमने कहा कि क्यों ना हम कॉपर को चिलेट करें। तो मैं आपको थॉट कह दे रहा हूँ कि थॉट ऐसे आता है रिसर्च करने का। हमने पढ़ा कि विल्सन डिसीज के ट्रीटमेंट में था कॉपर चिलेटिंग एजेंट्स, वो था डी पेनिसिलामीन, आपने नाम सुना होगा, अभी भी है। तो डी पेनिसिलामीन से वो लोग कॉपर चिलेट करते थे, तो विल्सन डिसीज स्टार्टिंग में होती थी तो वो करीब करीब वहीं स्टेंट सिल कर जाती थी। अभी जो एथिक्स की बात है, बड़े मज़े की बात है, उसमें इतने रेगुलेशंस टाइट नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ ये 80s एंड की 9 मतलब जो है 80s की शुरुआत थी, 81 82 की। तो मैंने ये प्रपोजल लेकर के मैं SMS में मेडिकल कॉलेज में अपनी काउंसिल के पास गया, एथिकल काउंसिल जो थी, कि मैं डी पेनिसिलामीन की ट्राई करूँगा इंडियन चाइल्ड सिरोसिस में। उन्होंने मेरे को, मैंने कहा किसने किया, पहले फॉलो बताओ, रिसर्च लाओ, किसने किया इसमें इंडियन चाइल्ड सिरोसिस में कॉपर में चिलेट किसने किया? मैं साहब आज तक तो मैंने खूब कोशिश की, नहीं की, तो हम नहीं करने देंगे आपको। मैंने कहा कि हमारे हाइपोथेसिस है। तो फिर क्या हुआ, उसमें आज की तारीख होती, मैं आज की बात ही बताऊंगा आपको, आज की तारीख होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। उस समय नहीं था इतने रेगुलेशंस, पर बीच जो मैं कह रहा हूँ बच्चे आप मत करना ये, पर ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि आप दिन में सपने देखना, लेकिन जो इथिक्स है उसको करना। चूंकि मैंने सपने देखे कि मैं कॉपर चिलेट करूंगा, इस बीमारी को ठीक करूंगा, इथिक्स चूंकि नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने, मेरे पास 100-150 मरीज थे इंडियन चाइल्ड सिरोसिस के, मैंने उनसे सिंपल लिखवाया उनके पेरेंट्स से। हमने कहा भाई देखो ये मरने वाला है, मर जाएगा। उनको पता था एक बच्चा मर चुका है, दूसरा उसको हो गया। उन्हें कंसेंट दी, जो कि सर ने बताया कि अब कंसेंट की वैल्यू नहीं है, तो उससे मैंने कंसेंट ली। तो आप तो इथिक को मानना, मैंने उसमें गलत काम कर दिया, लेकिन कंसेंट ली, भाई ठीक है मेरे बच्चों को करिए, और करके उस बीमारी को मैंने क्योरेबल बना दिया, और उसका बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन हुआ। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस का करके पब्लिकेशन हुआ, एडवांस पीरियड, बड़ा मुझे प्रेस किया गया, मुझे बुलाया गया, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मैंने जो गलती की आज मुझे पता पड़ा, एथिकल ना होते हुए भी मैंने कर दी, मेरे पेपर पब्लिश हो गए। लेकिन बच्चों आप लोग इस मामले में एथिकल कमेटी की राय जरूर लेना, उसके बिना मत जाना। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको जोड़ना इस बात से कि सपने देखो यार हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, तब आप रिसर्च करोगे, तब आप ज्ञानी बनोगे। अभी एक कोरोना के पीरियड की बात है, कोरोना का मैं सब शुरुआत हुई, रिसर्च कैसे दिमाग में आती है। कोरोना की जब शुरुआत हुई तो हमारा अस्पताल निम्न चूँकि बाहर है, सरकार ने कहा तुम्हारा अस्पताल जो है, एक यहाँ पे हम जितने कोरोना के लोग हैं सबको यहाँ रखेंगे, हम क्वारंटीन करेंगे। तो हमने सारे बच्चे हमारे जा चुके थे,
हमारे हॉस्टल सारे क्वारंटीन हो गए, सब कोरोना के मरीज। और उन्होंने कहा माइल्ड केस होगा तुम्हारे साल में भर्ती करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर होगा तो उन्हें RUHS जाएगा, वहाँ बना दिया। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पढ़ते थे, उसमें खूब आ रहा था, विज्ञापन आते थे टेलीविज़न पे, हमारे मोदी जी बोलते थे, स्वास्थ्य मंत्री सब लोग बोलते थे कि काढ़ा पीजिए। तो मैंने देखा होता क्या काढ़ा के अंदर, तो काढ़ा में यही अश्वगंधा, तुलसी, इस तरह की 2-4 चीज़ें हमने उसको देखी, हमने उसके बारे में गहन अध्ययन किया। लेकिन तब तक चूँकि ये एथिकल बहुत ज़्यादा आ चुका था, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कैसे करूँ अब, क्योंकि मतलब कोई एथिकल तो था ही, करूँगा तो लोग पकड़ लेंगे मुझे, क्योंकि अब तो एथिकल पूरा उस ज़माने में कर चुका मैं। लेकिन खुदा न खास्ता क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे अखबार पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते उसमें आया कि साहब एक गजट नोटिफिकेशन कर दिया भारत सरकार ने। मैं कोरोना की फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ, कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने आया कि उन्होंने सरकार ने निकाल दिया कि चूंकि अभी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो कोई भी पद्धति, कोई भी डॉक्टर किसी पद्धति का हो, वो एनी ड्रग को उस पर ट्राई कर सकता है। ये गजट निकल गया, उसको मैंने पढ़ा तो मैं कूद गया। मैंने यार तो बहुत मज़ा आ गया, अब तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता, मतलब जो सरकार ने गजट निकाल दिया। तो हमने, हमारे पास मरीज थे माइल्ड टू मॉडरेट के, मैंने 2-3 दवाएं, अश्वगंधा, गिलोय, जो कि काढ़े की बात थी, हमने इनको लिया, तुलसी, इनका जो एक किया कंट्रोल ट्रायल जैसे करते हैं, एथिकल ट्रायल, कंट्रोल ट्रायल करी। चूँकि हमें मिल चुका था एक मसाला के सरकार का प्रोटेक्शन कर सकते हो, तो हम थे एलोपैथिक डॉक्टर पर, हम वो दवाई यूज़ कर सकते थे। और उन्होंने कहा कोरोना में दवा नहीं तो ट्राई कर सकते थे, कोई दवा ट्राई कर लो। तो उस छत्र छाया के अंदर हमने किया, और उसके बाद हमने प्रूव ये किया कि ये दवाएं जो वास्तव में जो काढ़ा हम कह रहे थे, हमने उससे पेपर पब्लिश किया जो कि 6 to 7 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो उसमें ये प्रूव हुआ कि यस, ये दवाइयाँ अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, और रोग के आपके मान लो कोई 10 दिन में ठीक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो 4 दिन में 5 दिन में नेगेटिव कर देंगे। ये हमारा एक उसका सम्मिश्रण था। थोड़ी दुर्घटना क्या हो गई कि हमने जिससे ये अश्वगंधा और ये चीज़ें ली, वो एक बहुत बड़े प्राइवेट लोग हैं जो कि दवा को इनको बनाते थे, उनसे हमने उन दवाएं ली, अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी ली। तो उसको लेने के बाद, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझसे उनका दुश्मनी नहीं है, उनसे दी, हमने ट्राई कर दिया। जब मेरा ट्रायल का उन्होंने पूछा तो आपका क्या फ़र्क आ रहा है, मैंने कहा लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक मतलब सीरियस की बात नहीं हो रही थी, हमारे पास माइल्ड थे और मॉडरेट थे। उनका रिकवरी मीन्स कोरोना नेगेटिव पीरियड बहुत जल्दी हो रहा था, हमने ये उनको दिया। उन्होंने मुझे बुलाया हरिद्वार, बुलाया गया था आपके साइंटिस्ट लाइए। और चूँकि हमने ICMR से इसको परमिशन ली थी, शायद बाकायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ली थी और राज्य सरकार से परमिशन ली थी, तो उन्होंने ट्रायल कर दिया, पेपर पारा हो गया, हमको बुलाया गया, हमारी सारी साइंटिस्ट वहाँ गए, हरिद्वार में गए हम लोग। हमें नहीं पता था, ऐसे हॉल था, उन्होंने कहा हमारे साइंटिस्ट आपसे रिसर्च करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो बहुत बड़े आयुर्वेदिक संस्थान है वो लोग। एक छोटे से कैमरा चल रहा था और हमारे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि क्या हुआ कॉर्निल में, क्या ट्रायल किया, कंट्रोल कैसे किया, क्या सिम्टम हुए, क्या क्या दिया। और वो सारा का सारा जो है वो छोटे से कैमरे, आज की टेक्नोलॉजी है, उससे पूरे इंडिया में सारे टीवी में चल रहा था। 1-1.5 घंटे के बाद जब हम निकले उसमें से, तो फ़ोन आने लगे, यार तुम्हारा साहब यार क्या कमाल कर दिया आपने, कोई दवा निकाल दी कोरोना के लिए। तो अब उसी के बाद जब हुआ 3 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ोन आता है कि इस दवा को बिल्कुल बैन करो, आप नहीं दोगे, आप कह नहीं सकते कि ये दवा क्योरेबल है। तो और उसको जिन्होंने, अच्छा मज़े की बात क्या थी, जो एक थोड़ी गलती थी कि जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया, उन्होंने उसको जोड़ करके उसका नाम भी दे दिया। हमने तो कहा था अश्वगंधा, गिलोय इसका इफेक्टिव है, उन्होंने उसका नाम कर दिया कोरोनिल। अब वो मेरे को वो कोरोनिल का पत्ता थमा दिया और फोटो हो गया। तो उसमें सबने कहा साहब ने कोरोनिल निकाल दिया, कोरोनिल तो ठीक करती है। सरकार ने कहा नहीं, शाम को बोला नो, स्टॉप करो उसको, और बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। जब मैं लौटा, बैन हो गई, मैं लौटा तो पता पड़ा कि यहाँ मेरे खिलाफ 3-4 FIR हो गई, सरकार ने कर दी, लोगों ने कर दी, 2-4 कोर्ट केस यहाँ हो गए, हरिद्वार में हो गए। भाई मैंने तो कहा कि मैंने तो ये कहा, अच्छा फिर मुझे की बात है, जो कोरोनिल थी वो ऑफिशियली 12,000 करोड़ रुपए कमाया उस कोरोनिल ने, जो कुछ ट्रीटमेंट था नहीं। लोगों ने कहा यार
लेकिन मजे की बात क्या है ना कि मुझे एक पैसा नहीं मिला वो। मैं ये प्रेरणा दे रहा हूँ तुम लोगों को कि रिसर्च का क्या होता है, कैसे एग्रेसिव होना चाहिए। जिस संस्था ने दी थी कोरोनिल, उसने मेरे को पत्ता दिखा दिया, मैं भी खड़ा हो गया लेके उसको, तो वो छप गया था अखबारों में, कहीं उन्होंने सुना होगा, देखा होगा। तो फिर बाद में मैंने पूरी साल लग गई, सरकार को समझाया, सरकार ने कहा आपने कर कैसे दिया है, सरकार के हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, थाने में FIR थी, वहाँ दिखाया भैया ये गजट आ चुका है। तो 1 साल तक कोर्टों में मैं घसीटता रहा, अल्टीमेटली मैटर सब सॉल्व हो गए। और वो कंपनी जो है 1200 करोड़ रुपए कमा के ले गई। तो मैं उसको गलत बात मत लेना। आप क्या करना कि आपको कुछ थॉट आता है ना, उस थॉट को आप एक जेन्युइन तरीके से, एथिकल तरीके से, जो थॉट आ रहा है और उसका कहीं कोई रिलेशंस हो, भाई ये चीज़ यहाँ काम कर सकती है, जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, तो इस तरह की कोई चीज़ आपको लग रहा है तो जरूर ट्राई करो, यही रिसर्च कहलाती है। तो ये सब मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप यंग हो, और लेकिन इन में जो हमने बातें करी हैं वो सब सही नहीं है कि एथिकल को मानना। हमने एक बार एथिकल को नहीं माना था, तब था नहीं। अभी क्या हुआ, वो हमने सुगंधा करी, उन्होंने कॉर्नल पकड़ा दी मुझे, तो वो चला गया कॉर्नल बन गई, तो कॉर्नल खूब भी बची। हमारा तो कॉर्नल मतलब था नहीं, तो हम बच गए कि हमने कहा भाई कॉर्नल हमारी नहीं, हमने तो कहा है खाली ये कोरोना के पीरियड को कम करती है, इतने क्या हुआ है। तो इस तरीके से आपको मैं थोड़ा सा उत्साह देना चाहता हूँ कि आप भी बहुत बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर बन सकते हो और बहुत बड़े इंसान बन सकते हो, और आप भी वो इंसान बन सकते हो जितने महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, और मांटू पटेल बन सकते हो। क्या नहीं बन सकते हो आप में सारी चीज़ें। एक साइंटिस्ट बन सकते हो, नोबेल पुरस्कार ले सकते हो। विद दिस थॉट मैं आपको आशीर्वाद देते हुए यही मैं आपको खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरनेशनल रिसर्च से इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे बच्चे, सारे साइंटिस्ट अपनी जगह जाएंगे, विदेशों से आए हुए हैं, भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, और एक एक रिसर्च प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे, उसका कुछ एनालिसिस करेंगे पहले से, क्यों है, क्या है, एथिकल कमेटी से जरूर कराएंगे, राइट। और करा करके उतना ही कहेंगे कि भाई मैंने ये नहीं कहा कोरोनिल कोरोना को ठीक करती है, वो किसी और ने कह दिया, लेकिन इतने ही कहेंगे यस सुगंधा, ये से करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारी को रोक सकते हैं। दैट शुड बी जेन्युइननेस। तो ये आप इसको आशीर्वाद देते हुए मैं चाहता हूँ आप भी बहुत बड़े रिसर्च बने, साइंटिस्ट बने, और मंटू साहब ऐसा कुछ करें कि डॉक्टर के जो अननेसी दवाई हम लिखते हैं उनके पर्चे पर आप सारे बच्चे रोक लगाओ, और अननेसी दवाइयों का उपयोग नहीं। ठीक है, जितना फार्मासिस्ट बच्चा बैठा है वो आज से अपने बोलेगा वी आर दी ब्रेक ऑफ डॉक्टर्स, ब्रेकर ऑफ डॉक्टर्स, ब्रेक हैं आप लोग हमारे। थैंक यू सो मच।